गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पार्टन पे। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपके क्लास 11th के लिए पीएम यशस्वी योजना की क्लासेस जो हम आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं उसके आगे के क्वेश्चन को। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी जानकारी स्टूडेंट, अगर आपके कांटेक्ट में क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 8 के स्टूडेंट्स होंगे तो उनके भी साथ शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर्स है, ये जो चैनल है वो सबके लिए है, आपके क्वेश्चन के लिए भी है। सो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ऑफलाइन क्लास में हमने जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं उसके जो हैं आंसर हम आपको दे रहे हैं। स्टूडेंट आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो जरूर हमें पीडीएफ भेज सकते हैं, हम उनका आंसर लाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। स्टूडेंट चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं स्टूडेंट, रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर, ग्राफिक रूप से जो है समीकरणों का ये जो युग्म है वो किस प्रकार का जो है ज्यामिति अपना अर्थ दिखाते हैं। स्टूडेंट रेखाएं कैसे प्रदर्शित होंगी। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट पहले से ही कि तीन कंडीशन हमें मिलते हैं। पहला है आपका यूनिक सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन का और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, अर्थात अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, और आपका होता है अनंततः अनेक हल के लिए, और सभी के लिए ज्यामितीय अर्थ आप जानते हैं कि कैसे कैसे जो है हमें रेखाएं मिलती हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि इक्वेशन में a1 a2 a3 a1 b1 और ये c1 शो करता है, और ये जो कोफिशिएंट है इसमें से सेकंड जो इक्वेशन उसमें से ये a2 और ये B2 और ये C2, ये सभी बातें आप जानते हैं स्टूडेंट। अगर नहीं जानते तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि क्लास 10th के वीडियो लेक्चर्स हमारे इस चैनल पे अपलोडेड है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालिए। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं इसको थोड़ा सॉल्व करके कि क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल 3/1 लिखा जा सकता है, माइनस ऊपर भी माइनस नीचे, तो इसको भी 3/1 मतलब कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको हम कुछ नहीं कर सकते स्टूडेंट, क्योंकि 10/9 ही रहने वाला है, ये एक ही नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि क्या यहाँ पे a1/a2 b1/b2 इक्वल आ गया है, a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल आ गया है, लेकिन क्या c1/c2 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है c1/c2 के इक्वल नहीं है। और कमेंट में जल्दी से बताइए वीडियो पॉज करके कि क्या ये जो है कंडीशन आप जानते हैं। नहीं जानते स्टूडेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सभी जानते होंगे कि ये जो है स्टूडेंट आपका नो सॉल्यूशन अर्थात कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए है, कोई हल नहीं के लिए। और कोई हल नहीं के लिए जो होता है वो समझ जाइए कि आपको जो है लाइंस कैसे मिलने वाली स्टूडेंट, पैरेलल लाइंस मिलने वाली है। ये दोनों लाइन आपस में कैसे होंगे, पैरेलल, मतलब एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन में मिलता है आपको पैरेलल लाइंस, अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान तो आप जानते ही होंगे स्टूडेंट, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, हमने तो देखा है। तो अंधेरा कायम रहे मतलब कि दो लाइंस क्या रहेंगे, वहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही तो उनका सोल्यूशन होता है। और यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, यही यूनिक सोल्यूशन है। उसके बाद होता है आपका अद्वितीय हल, क्या बोल रहा हूं वही, ठीक है। उसके बाद होता है स्टूडेंट आपका अनंततः अनेक हल, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, लाइंस जो है एक दूसरे के ऊपर मिलता है, और पैरेलल लाइंस मिला मतलब कि कोई सॉल्यूशन, मतलब कोई काटेगा ही नहीं एक दूसरे को, तो कहां से सॉल्यूशन मिलेगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो सर्कल स्टूडेंट आपको कुछ एंगल्स दे दिए गए हैं और कुछ एंगल आपको पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से एंगल्स की बात हो रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए OPR जो है 30 डिग्री स्टूडेंट, कौन सा एंगल, ये जो OPR ये वाला जो एंगल दिख रहा है वो 30 डिग्री है यहाँ पे। और यहीं पे बात की जाए RQO ये जो एंगल है स्टूडेंट वो 40 डिग्री है। फिर आपको ये एंगल आपको पूछा जा रहा है स्टूडेंट, मैं आपको याद दिला दूं सबसे पहले कि ये जो PQ है वो क्या होता है, इस सर्कल का ये जो PQ है यहां से यहां तक आर्क होता है स्टूडेंट, आर्क चाप होता है। और ये जो बचा हिस्सा है PRQ ये भी आर्क ही है, हालांकि इसके नेम अलग अलग है, मेजर माइनर होते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। चलिए इसके बाद अब देखिए, इस आर्क के द्वारा, इस चाप के द्वारा सेंटर पे एक एंगल बनाया जा रहा है, और यही आर्क जो स्टूडेंट यहाँ पे जो इस सर्कल के बचे हुए हिस्से हैं वहां पे भी एंगल बना रहा है। क्या इससे रिलेटेड आप थ्योरम जानते हैं? नहीं जानते, कोई परेशानी नहीं, मैं बता देता हूं स्टूडेंट। जब कभी भी ऐसा होता है कि एक ही आर्क सेंटर पे भी एंगल बनाए और रिमेनिंग पार्ट बचे हुए हिस्से में भी जब एंगल बनाता है स्टूडेंट, तो ध्यान से समझिएगा, ये जो सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है वो डबल होता है। कहां? रिमेनिंग पार्ट में बचे हुए हिस्से में बनने वाले एंगल से। क्या कहता है थ्योरम, एक बार बता दूं क्या, जरूर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle is double
द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, कि एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दुगना होता है उसी चाप के द्वारा शेष भाग में अंतरित कोण का। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई। मींस ये होगा स्टूडेंट, देयरफॉर आप यहां पे आप लिख लीजिएगा, थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है कि ये जो एंगल POQ है वो डबल होगा एंगल PRQ के। अब यहाँ पे चीजें गड़बड़ हो रही हैं क्या, कि हमें तो ये एंगल पता ही नहीं है स्टूडेंट, तो इसका डबल करके इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए सबसे मेन चीज यहां पे आता है स्टूडेंट, कि आपको कुछ करना होगा, कि आपको क्या करना होगा कि आप यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइन कर दिया हमने, ये अब ध्यान से समझिए, समझने वाली बात यह है कि O से R तक ये जो होगा OR वो आखिर होगा क्या, रेडियस होगा स्टूडेंट। जी हाँ, रेडियस होगा। और OP भी क्या है, रेडियस ही है। OQ क्या है, रेडियस है। मींस ये जो है ये आपस में इक्वल हो गए स्टूडेंट। आपकी जानकारी के लिए मैं लिख दूं कि OR इक्वल हो गया OP के इक्वल हो गया OQ के। ये सभी क्या हैं स्टूडेंट, रेडियाई हैं, ये त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्याएं तो एक ही होंगी, एक ही सर्कल की त्रिज्या तो हमेशा बराबर होती है। तो ये सभी क्या है, R हैं। ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आपके बन रहे हैं। फर्स्ट ट्रायंगल ये रहा, ट्रायंगल POR, देखिए यहाँ पे। अब एक ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल हैं तो वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, वे कहलाते हैं आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और हम जानते हैं कि दो साइड अगर इक्वल तो उनके जो हैं अपोजिट एंगल, उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मींस ये अगर 30 डिग्री है तो इसके साथ ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा स्टूडेंट। इसी के साथ सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होगा और ये होगा आपका 40 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी आपका क्या बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। मींस ये हो जाएगा 30 + 40, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल जो है एंगल PRQ 30 डिग्री + 40 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट, एक बार वीडियो पीछे करके लेके जाके आप देख लीजिएगा। हर चीज मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ आपका टाइम बचाने के लिए, लेकिन आप जरूर से इस बात को समझ लीजिएगा कि किस तरीके से हम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया क्लियर। अब देखिए PRQ, एंगल PRQ का वैल्यू 70 डिग्री, और इसी का अगर डबल कर दें तो कौन निकल जाएगा, POQ मीन्स ये हो जाएगा 2 × 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 140 डिग्री हो जाता है। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, आपके साथ आगे वेट कर रहा है हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो। साथ ही साथ आगे जो है स्टूडेंट काफ़ी शानदार क्वेश्चन का पैटर्न आपको दिखने वाला है। आपको दिखने वाला है यहाँ पे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस और क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं स्टूडेंट। साथ ही साथ आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी कुछ क्वेश्चन दिखेंगे। और ये वीडियो लेक्चर जो है ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये स्टूडेंट आपका कि इफ़ द लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 9 - 5 - 11 इज 67, कि आपके पास एक AP दे दिया गया है, AP दे दिया गया स्टूडेंट समांतर श्रेणी की -9 - 5 - 1, और इसका जो लास्ट टर्म है आपको पता है कि AN से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो 67 है, 67 है। क्लियर है ये बातें। तो आपको क्या बताना है कि इसमें जो है कितने टर्म्स हैं, आखिर कितने टर्म्स हैं। आप जानते हैं फॉर्मूला स्टूडेंट की AN इज इक्वल टू क्या होता है, AN इज इक्वल टू होता है A + n - 1 × D। ये होता है फॉर्मूला। आपको पता है कि ये है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, ये है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, और ये है आपका सार्वमांतर कॉमन डिफरेंस, और ये है आपका लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमें गिवन है, तो 67 इज इक्वल टू A का वैल्यू होता है ये -9 प्लस n का वैल्यू, n तो हमें निकालना है, वही नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि आखिर कितने टर्म्स हैं, तो n टर्म्स हैं, -1। D का वैल्यू है आपका स्टूडेंट की, D का वैल्यू कैसे निकालते हैं, -5 में हम अगर -9 को माइनस कर दें तो D निकल जाता है, D इज इक्वल टू -5 + 9 इज इक्वल टू -4 आपका ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी +4 जो है आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर +4 कर दें तो अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट
यहाँ पे अगर देखें तो -9 जब चल के इधर आएगा ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। यहाँ से 9 - 1 × 4 ये हो जाएगा स्टूडेंट। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका 9 और 7 6 16 और 76 हो जाएगा। यहाँ से n - 1 × 4 इस तरीके से अगर हम देखें तो ये अगर इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा स्टूडेंट। फिर से ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 76 / 4 n - 1। अगर सॉल्व करते हैं तो 4 × 1 = 4, फिर 4 × 1 = 4, यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा स्टूडेंट 30 और 3 36 तो 19। तो यहाँ से इस तरीके से ये हो जाएगा स्टूडेंट 19 = n - 1 और -1 फिर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। मतलब कि कितने टर्म्स हैं स्टूडेंट इसमें है आपका 20 टर्म्स हैं। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही साथ एक शानदार सा क्वेश्चन आपके लिए वेट कर रहा है स्टूडेंट। फिर से एक एपी दी जा रही है। एपी क्या है आपके पास, एपी है ये कि 950, फिर है आपका 900, फिर है आपका 850। इसके बाद इसका जो है mth टर्म आपको बताना है। mth टर्म जैसे ही n के अलावा m दिखता है स्टूडेंट घबरा जाते हैं। यहाँ पे घबराने वाली बात कुछ नहीं है। जो काम यहाँ किए हैं इस फॉर्मूले के यूज से वही काम हमें यहाँ करना है कि यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट तो a क्या हो जाएगा, 915 हो जाएगा। फिर d क्या हो जाएगा, d आप जानते हैं कि कैसे निकालते हैं कि कोई भी पद लीजिए, इसको छोड़कर ये लीजिए और पीछे वाले को घटा दीजिए। तो 900 - 950 तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मिल जाएगा आपको -50 आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। चलिए -50 मिल गया। इसके बाद और क्या जानकारी है हमारे पास, और हमें पता है कि nth टर्म क्या होने वाला है, mth टर्म होने वाला है। मीन्स n के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे। देयरफॉर am, अब m पुट कर दीजिए a+। चलिए एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, m - 1 × d। तो यहाँ से am हम निकालने वाले हैं स्टूडेंट। तो a का वैल्यू है आपका 915, फिर m - 1 × d -50। आइए इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो am हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 950 प्लस अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50m, ये इससे +50। इस तरीके से 1000 - 50m आपका ऑप्शन आ रहा है क्या। चलिए एक बार ज़रा देख लेते हैं स्टूडेंट कि ये आ गया 1000 - 50m। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये जो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। फॉर्मूला आपको याद कर लेना है स्टूडेंट। एक नया क्वेश्चन अपने आप में, ये पहला क्वेश्चन है, लगभग 100 क्वेश्चन हमने पार कर लिया, लेकिन उस पूरे में ये अपने आप में पहला यूनिक पैटर्न है। सो प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट 2 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्पेस डायगोनल। की एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है स्टूडेंट क्रमशः 8 मीटर, 4 मीटर व 2 मीटर है, तब इसके जो हैं आकाशीय विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले ये वर्ड आप समझिए, स्पेस डायगोनल, आकाशीय विकर्ण क्या है, आखिर कैसे समझें। उससे पहले स्टूडेंट आपको ये जानना होगा कि घनाभ क्या होता है। आप जानते हैं घनाभ आपका क्यूबॉइड एक 3D शेप है। क्या होता है 3D शेप, जिसका वॉल्यूम हो, जिसके अंदर में जगह हो स्टूडेंट। आप जानते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो इससे पहले भी इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिया है। तो ये अगर हम देख लें, हालांकि ये क्यूब है, बट मैं बता दूं कि ये जो स्टूडेंट अगर देखें तो क्यूब है, ये घन है, अंदर में जगह है इसका। तो ये इसी तरीके से अगर हम जान लें कि जो क्यूबॉइड होता है, आपने देखा होगा घनाभ, आपने देखा होगा जो आयताकार शेप होता है, उनका जो सामने फलक है वो आयताकार होता है। तो उनमें भी क्या होगा, अंदर में जगह होगा स्टूडेंट, वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। तो इसी में हमें एक क्या ज्ञात करना है, आकाशीय विकर्ण। अब आकाशीय विकर्ण को जरा मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं कि आकाशीय विकर्ण क्या है। विकर्ण तो आप बहुत देखे हैं, विकर्ण आप जानते हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट क्या होगा कि आप एक रूम देखें, रूम जो है आपका क्या होता है, आपका आयताकार होता है। आयताकार रूम में अगर आप ऊपर कॉर्नर पे, अगर उस कॉर्नर पे देखें, उस कॉर्नर से एक लाइन की आप इमेजिन करें और उसको नीचे के कॉर्नर से ज्वाइन करें। स्टूडेंट ध्यान लगिएगा, इमेजिन करने का प्रयास कीजिए आप सबसे टॉप कॉर्नर से, टॉप से नीचे के कॉर्नर, उसके अपोजिट से अगर एक लाइन आप देखते हैं तो वो जो लाइन आपको मिलेगा स्टूडेंट, वो कहाँ मिल रहा है, उस रूम के अंदर मिल रहा है, ना कि सरफेस पे मिल रहा है। अगर सरफेस पे नहीं है
तो वो क्या होगा, वो जो डायगोनल है, क्योंकि उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, तो वो जो डायगोनल है आपका क्या होगा स्टूडेंट, आपका वही जो है स्पेस डायगोनल आकाशीय विकर्ण होता है। क्या बातें समझ आई? बातें समझ में आई होंगी तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा स्टूडेंट कि सर हमें आया है, नहीं आया है तो भी बताइएगा स्टूडेंट कि हमें नहीं आया है। चलिए अब बताता हूं कि उसमें से होगा क्या, कि आपको क्या कर लेना है, आपको इसमें नहीं पढ़ना कि कौन लेंथ कौन ब्रेथ क्या होगा, 3 वैल्यू दिए गए स्टूडेंट, बस आपको क्या मान लेना है, एक को मान लेना है आपको ए बी सी, सॉरी एक को मान लेना है ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी। तो ए की जगह अगर मैं मान लूँ स्टूडेंट, ए में अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे क्या दे दिया गया है, यहाँ पे कोई भी हो 3 वैल्यू में से कोई भी ए बी सी मान लीजिए, ए हो गया 8 मीटर, बी मान लीजिए 4 मीटर एंड सी मान लीजिए 2 मीटर मान लिए। बस आकाशीय विकर्ण का फॉर्मूला ये होता है, लगा दीजिए आकाशीय विकर्ण की। तो ये इसके बाद आपको जो पैटर्न बताने वाला हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, लेकिन उससे पहले ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी स्टूडेंट। तो ए स्क्वायर मीन ए का स्क्वायर, फिर ये 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 64 प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस 4, ये होगा स्टूडेंट। आगे जब इसको हम हल करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें 84, 64 और ये 60, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 80 और ये हो जाएगा आपका 4, तो 84। अब आखिर होगा क्या, लेकिन ऑप्शन में देखें तो 84 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आखिर हम करेंगे क्या इस केस पे, आप कुछ नहीं स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसका जानते ही हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है, 84 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लीजिए। तो 2 से जाएगा ये 42 आएगा, फिर 2 से जाएगा 21 आ जाएगा, फिर अब तो ये नहीं जाने वाला 2 से, तो 3 से ले जाएंगे 7 टाइम्स, और 7 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, तो ये तो खुद से जाने वाला है। जिसका बनेगा जोड़ा वो रूट से बाहर आता है। आप जानते हैं सारी कहानी, और डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, 7 × 3 21। अगर आप नहीं जानते तो क्लास 8 की वीडियो लेक्चर्स हमारे इस जो हैं स्टूडेंट चैनल पे हैं। आपको बता दूं कि आप वहां वर्ग निकालने के कई मेथड जान सकते हैं स्टूडेंट। ये तो हो गया एक मेथड, इससे भी और बढ़िया सा मेथड है वहाँ पे डिवीज़न मेथड, जिससे आप पॉइंट वाले का भी आप निकाल सकते हैं। आपके लिए घातांक के नियम हमारे चैनल पे हैं, आप जाके बिल्कुल बढ़िया से देख लीजिए उसको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट रहे क्लियर और आप एग्जाम अच्छे से दिला पाएं। इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए जो इसके बाद का पैटर्न है उस पर अधिकतर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है स्टूडेंट, कि क्वेश्चन को ज़रा समझिएगा कि what will be the possible longest length of pole which can be placed in a room of length 10 meter, breadth width 10 meter and height 5 meter, कि उस बड़े से बड़े खंभे की ऊंचाई बताइए, लंबाई बताइए, कि जिसे 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। मैं फिर से आपको बता दूं स्टूडेंट, ये जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जब कभी भी ऐसा मिले तो मैं आपको बता दूं, आप क्लास 10th में आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा कि किसी भी जो होता है, रूम की बात की जाए तो रूम अब मैंने क्लियर किया किस आकार का होता है, आपका घनाभ आकार का होता है, आपका क्यूबॉइड शेप का होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है स्टूडेंट कि सबसे बड़ा जो होगा वो कौन सा लेंथ होगा, कहाँ से कहाँ तक। तो मैं बता दूं यहाँ भी इनडायरेक्टली आपको क्या बताया जा रहा है स्टूडेंट, कि आपको स्पेस डायगोनल ही निकालना है, कि वहाँ से उस कॉर्नर से नीचे की इस कॉर्नर तक, इससे बड़ा लंबाई किसी का नहीं होता है इसमें। तो इनडायरेक्टली अगर बात की जाए तो आपको कहाँ, इस ओर आपको ले जाया जा रहा है, मीन्स यही आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट गिवन डेटा अगर मैं मान लूँ, ए के जगह पे है आपका 10 मीटर, बी के जगह पे है आपका 10 मीटर एंड सी के जगह पे है आपका 5 मीटर। ठीक है, तो बस आप लगा दीजिए। तो डायगोनल क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, डायगोनल याद रखिए क्यूबॉइड के लिए है, क्यूब के लिए नहीं है। क्यूब के लिए अलग सूत्र होता है, अलग फॉर्मूला होता है। यहाँ से ए स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें स्टूडेंट तो 100 प्लस ये हो जाएगा 100 प्लस 25। यहाँ से अगर हम देखें तो 100 प्लस 100 200 एंड 225 और 225 का ये होता है स्टूडेंट आपका 15। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 15 मीटर आपका ऑप्शन आ रहा है। क्या ऑप्शन में दिया गया है क्या, एक बार ज़रा देख लेते हैं।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे, एक फिर से शानदार सा क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। थेल्स थ्योरम पर बेस्ड ये क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, और थेल्स थ्योरम को आपको लर्न करने के मैं और आसान सा एक तरीका बता दूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट रहेगा क्लियर और आपसे ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन द गिवन फिगर लाइन बी डी इज पैरेलल टू सी। जो ये जो लाइन बी डी है स्टूडेंट वो पैरेलल है किसके, सी ई के, और आपको दे दिया जा रहा है ए बी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देन फाइंड डी, कि आपको क्या करना है, बी डी इक्वल टू सी आपको दे दी गई, सॉरी पैरेलल जो है बी डी को सी की पैरेलल बताया जा रहा है, तो जरा साइन लगा लेते हैं हम ताकि याद रहे हमें। उसके बाद ये जो है वैल्यू दे दिया गया है, ए बी का वैल्यू दे दिया गया है, बी सी का वैल्यू दे दिया गया है, ए डी का, और ये वाला भाग का आपको वैल्यू बताना है। बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए, ये क्या कहता है, हमें पता है कि कोई भी अगर आपके पास एक ट्राइंगल है उसमें अगर किसी भी थर्ड साइड के साथ कोई पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाता है स्टूडेंट, तो बाकी के दो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं। थेल्स थ्योरम का यही कहना है। तो थेल्स थ्योरम अगर हमें याद नहीं उतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट, तो सिंपल सा है क्लास 8 का ये कॉन्सेप्ट कि अ लाइन ड्रॉन, ध्यान से समझिएगा, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। नहीं आया, आइए मैं आपको इस फॉर्म में दिखाता हूं डायग्राम के थ्रू ताकि आपको चीजें होती हुई दिखे। आपको मान लीजिए कि ये पी क्यू आर है स्टूडेंट, अलाइन, मान लीजिए कि ये रहा लाइन, अलाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। मैंने क्या किया, इस लाइन को इसके पैरेलल ही ड्रॉ किया, मतलब किसी भी पॉइंट से आप इसका क्या कर लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट, पैरेलल हैं। A line drawn parallel to one side of a triangle divides other two sides in equal ratio। कि इनका जब मैं रेशियो निकालूंगा, मान लीजिए कि ये क्या हो गया स्टूडेंट, पी क्यू आर, ए हो गया ए और बी, पी ए बटे अगर मैं ए क्यू करूं और पी बी बटे मैं बी आर करूं तो इक्वल होगा। सेम चीज यहां पे होगा स्टूडेंट, जब मैं ए बी अपॉन बी सी करूंगा वो इक्वल होगा ए डी अपॉन डी। लेकिन यहां पे जो है इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देने योग्य है स्टूडेंट, वो क्या है कि जब कभी भी आप रेशियो लें तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ए बी अपॉन बी सी ले रहे हैं तो यहीं से आप ए डी अपॉन डी ई लेंगे, ना कि आप इस तरीके से डी ई अपॉन ए ई, ऐसा नहीं, जैसे आप इधर जाएंगे वैसे ही आप इधर जाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा। ये जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल होगा स्टूडेंट ए डी डिवाइडेड बाय डी ई के। तो वैल्यू जरा पुट कर देते हैं, आपको क्या चाहिए, ई डी का वैल्यू, डी ई का वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए बी मतलब कि 1.5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू ए डी का वैल्यू है स्टूडेंट आपका 2 डिवाइडेड बाय डी, डी तो हमें निकालना है, तो डी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1.5 इंटू डी ई इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा 12, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी इज इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट आपका यहाँ से 1.5। अब पॉइंट को बैलेंस करना है तो पॉइंट को यहाँ हटाएं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे 10 हटा देंगे, लगा देंगे, ये हो गया बैलेंस। चलिए इस तरीके से अगर हम देखें स्टूडेंट तो यहाँ पे अगर हम 15 1 15 और 15 8 हो जाएगा आपका 15 8 120 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है स्टूडेंट आपका, अगर ऑप्शंस की बात की जाए, ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, तो ऑप्शन नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका, किसमें दिए गए सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी स्टूडेंट, अगर चीज़ें समझ में आई होंगी तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा। चलिए इसमें अगर आपको ये पॉइंट वाला चेंज करना नहीं आता तो आप कोई परेशानी नहीं है, आप क्या करिए यहीं पे कर लीजिए इसको, कि इसको क्या लिख सकते हैं 1.5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 10। फिर से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 जो है 12 से मल्टीप्लाई होकर 120 देगा और 15 जो है इसके डिवीज़न में चला जाएगा। चलिए इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो एक और क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट, बहुत ही यूनिक पैटर्न है, इसको आपने देखा होगा, क्लास 10th के लिए आपने प्रिपेयर किए होंगे आपने। तो ये आपका √6 एक सीरीज़ चलने वाला है, इनफाइनाइट सीरीज़ है स्टूडेंट आपका, √6 प्लस √6 और ये चलता ही जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले इसको ले लेना है x के इक्वल में, तो ये हो गया x के इक्वल में, फिर
अब क्या होगा स्टूडेंट, अब क्या करना है आपको कि आप जो है स्टूडेंट ये जो है इस 6 को छोड़कर बाकी के इस सीरीज को क्या मान लीजिए x, क्योंकि आपने इस पूरे को x माना है, लेकिन x इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसके बजाय यहाँ से जो सीरीज हो रहा है, इनफाइनाइट सीरीज जब स्टार्ट हो रहा है, ये जो है इस पर क्या कर लीजिए आप x पुट कर दीजिए, तो इस तरीके से आपको मिलेगा 6 + x हो गया। अब आप जानते हैं कि यहाँ से आपको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 + x हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से अगर हम देखें तो आपको मिल जाएगा ये इस तरीके से, ये मिल गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। हल करना आप जानते हैं स्टूडेंट, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से 6 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट आपका 3x + 2x - 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 3, यहाँ से कॉमन होगा +2, तो x - 3 यहाँ से, मतलब कि हम सही जा रहे हैं, दोनों जगह x - 3 आया है, तो यहाँ से फिर हो जाएगा स्टूडेंट x - 3 और x + 2। इस तरीके से अगर इक्वल टू 0 है तो यहाँ से अगर हम देखें तो x के 2 वैल्यूज़ निकल के आती हैं। पहला वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट आपका 3, पहला वैल्यू हो जाएगा 3 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा -2। पहला वैल्यू 3 और दूसरा वैल्यू है -2। ये होंगे आपके आंसर स्टूडेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा इक्वेशन का जो सोल्यूशन बोलते हैं, यही सभी हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनने वाला है स्टूडेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही आपके पास जो है लास्ट क्वेश्चन के रूप में हमारे पास आ रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आपको बताना है। क्या होती है मूलों की प्रकृति, आप ज़रा कमेंट में बताइएगा स्टूडेंट। इसका आंसर मैं ये क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन करवाया जा चुका है, जिसमें आपको नेचर बताने होते हैं, रूट्स के क्या होते हैं नेचर। जरा मैं बता दूं आपको कि सारा खेल किसका होता है, डी का होता है। डी मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट, और जिसको हम बोलते हैं विभेदक या विविक्त कर, 4ac। अगर जब हम ये निकालें तो 3 कंडीशन हमें मिलेगा स्टूडेंट, क्या, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि 0 से बड़ा, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमें जो रूट्स मिलेंगे, जो मूल मिलेंगे, वो वास्तविक मिलेंगे और अलग अलग मिलेंगे स्टूडेंट। मतलब कि जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। उसके बाद अगर इक्वल टू 0 आया स्टूडेंट, कि बराबर हैं 0 के, तो मूल जो हैं आपके क्या मिलेंगे स्टूडेंट, वास्तविक एवं समान मिलेंगे। फिर आपका अगर लेस देन 0 है, मतलब कि ऋणात्मक संख्या है, तो वो तो है आपका अवास्तविक मिलेगा और अलग अलग मिलेगा स्टूडेंट। तो ये मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया, रखने का प्रयास किया है कुछ ही समय में। आई होप आप लोगों को चीज़ें पहले से पता होंगी। अगर कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट पीछे रिवाइंड करके वीडियो को। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम स्टूडेंट मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। हमारा जो प्रयास है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा स्टूडेंट चैप्टर वाइज हम लेने वाले हैं। अगर आपके पास भी कोई पीडीएफ है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट, हम उसमें से भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और करने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमें। और लगभग इसी क्रम में हमने बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट, लगभग 100 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो लेक्चर्स तो प्लीज़ जाइए, कॉमेंट पे भी देख सकते हैं, हम आपको पिन करके दे देंगे, और साथ ही साथ चैनल पे जाके भी आप विजिट करके देख सकते हैं। सो चलिए स्टूडेंट, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपना प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए और लगातार लगे रहिए अपने प्रयास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।